हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राघव ब्रीफ्स में। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स पढ़ा था, जहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, काइंड ऑफ ह्यूमन राइट्स और इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स को डिस्कस किया था। आज की क्लास के अंदर हम लोग थ्योरीज ऑफ ह्यूमन राइट्स को डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट थ्योरी है ट्रेडिशनल थ्योरीज ऑफ ह्यूमन राइट कंसिडर ह्यूमन राइट्स टू बी एसेंशियली मॉरली राइट्स। अगर मैं ट्रेडिशनल थ्योरी की बात करूँ तो ऐसा ट्रेडिशनल थ्योरी कोई है ही नहीं, लेकिन बुक्स के अंदर ट्रेडिशनल थ्योरी को भी दिया गया था, इस वजह से मैंने इसको इंक्लूड किया है। ट्रेडिशनल थ्योरी का मतलब ये है कि आप सोसाइटी और मॉरल्स के बेसिस पे ह्यूमन राइट्स को अगर आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो उसको ट्रेडिशनल थ्योरी कहा गया है। जो सेकंड है हमारी नेचुरल राइट्स थ्योरी। नेचुरल राइट्स थ्योरी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग, क्योंकि नेचुरल राइट थ्योरी ही बोलती है कि कोई भी इंडिविजुअल बाय बर्थ ह्यूमन राइट्स को एक्वायर्ड करता है। अगर आप इट इज ऑफ ए अर्लीस्ट ओरिजिन फ्रॉम ग्रीक्स, ये नेचुरल राइट थ्योरी जो है वो अर्लीस्ट ओरिजिन फ्रॉम ग्रीक्स, तो ये ग्रीक से ओरिजिन हुई है नेचुरल राइट थ्योरी। दिस थ्योरी सेज दैट ह्यूमन राइट्स आर इनबॉर्न एंड एग्जिस्ट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन। दे आर नॉट गिवन बाय द स्टेट बट आर डिराइव फ्रॉम नेचर, गॉड और रीजन। तो ह्यूमन राइट्स जो एक्वायर्ड किया है किसी भी इंडिविजुअल ने, वो बाय बर्थ एक्वायर्ड किया गया है, और ह्यूमन राइट्स को स्टेट कभी भी कन्फर नहीं कर सकता। ह्यूमन राइट डिराइव कहाँ से होंगे? बाय नेचर होंगे, बाय गॉड और रीजन द्वारा ह्यूमन राइट्स जो है डिराइव होंगे। मेन आइडिया, ऑल ह्यूमन आर बॉर्न विद बेसिक राइट्स लाइक लाइफ, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। तो नेचुरल राइट्स के अंदर जब ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट आया तो सबसे पहले लाइफ, लिबर्टी और इक्वलिटी को रिकॉग्नाइज किया गया, उसके बाद फर्दर अदर राइट्स जो है वो रिकॉग्नाइज किए गए। दिस थ्योरी सेज दैट राइट बिलोंग टू मैन बाय नेचर। दे आर इनबॉर्न, एब्सोल्यूट और प्री सिविलाइजेशन। इनबॉर्न का मतलब क्या होगा कि बाय बर्थ आप एक्वायर करते हो, एब्सोल्यूट कि आपसे कोई भी छीन नहीं सकता ह्यूमन राइट्स को। प्री सिविलाइजेशन का मतलब क्या होगा कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिविलाइजेशन और स्टेट आपको ह्यूमन राइट्स जो है बाय बर्थ कंफर किए जाएंगे। These are such assets which are available anywhere and everywhere. Supported of this theory, who are the supporter of this theory? Hugo Grotius, John Locke, Thomas Paine and Tim Paine। तो इन्होंने नेचुरल लॉ थ्योरी को सपोर्ट किया है। It has been inspired from idea that any kind of unjust, arbitrary or oppressive of human being is an essential assault on humanity itself। तो ह्यूमन राइट्स थ्योरी को रिकॉग्नाइज करने का एक ये भी रीजन था नेचुरल लॉ का कि कोई भी अनजस्ट, आर्बिट्ररी और ऑपरेसिव टॉर्चर या फिर कोई भी एक्ट से आप सुरक्षा दे सके इंडिविजुअल की, इसलिए ह्यूमन राइट्स जो है उसको रिकॉग्नाइज किया गया। बेसिस ऑफ दिस थ्योरी, नेचुरल लॉ के बाद भी में रीजन से फर्स्ट है इंग्लिश रिवॉल्यूशन, कि इंग्लिश रिवॉल्यूशन के अंदर भी नेचुरल लॉ थ्योरी का डिस्कस किया गया है। सेकंड है अमेरिकन रिवॉल्यूशन। थर्ड है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड फोर्थ है आइडिया ऑफ राइट्स डिराइव्ड फ्रॉम गॉड, रीजन और प्रायर मॉरल अजम्पशन। A statement made by Mahatma Gandhi is an example of natural law thinking. An unjust law is itself a species of violence. Arrest for its breach is more so. Now the law of non-violence says that violence should be resisted not by counter-violence but by non-violence. This I do by breaking the law and by peacefully submitting to arrest and imprisonment। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। हो सकता है कि यूजीसी नेट या फिर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में आपसे ये पूछा जा सके। We have human rights not to the requisites for health but to those things needed for a life of dignity। Dignity के लिए सबसे पहले हमको human rights की जरूरत पड़ती है। For a life worthy of a human being, a life that cannot be enjoyed without these right। अब मेजर राइट को तब तक पीसफुली या फिर डिग्निफाइड तरीके से आप एंजॉय नहीं कर सकते जबकि आपके पास बेसिक ह्यूमन राइट्स ना हो। सेकंड थ्योरी है ह्यूमन इंटरेस्ट। Securing human beings essential interest is a principal ground upon which human right must be morally justified। The interest approach is thus primary concern to identify the social and biological prerequisite for human being leading minimally good life। तो जो इंटरेस्ट थ्योरी है वो ये बोलती है कि हर इंडिविजुअल के कुछ पर्टिकुलर इंटरेस्ट होते हैं, उन पर्टिकुलर इंटरेस्ट का ध्यान रखने के लिए हमको ह्यूमन राइट्स की जरूरत है। अगर हम उस इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम एक डिग्निफाइड लाइफ नहीं जी सकते। तो ह्यूमन कहीं ना कहीं इंटरेस्ट थ्योरी भी नेचुरल लॉ थ्योरी से ही कह सकते हैं कि इंस्पायर्ड है, कुछ ऐसा अलग नहीं बोला इसने। ह्यूमन राइट्स आर नॉट जस्ट ए प्रोडक्ट ऑफ मॉरलिटी बट प्रोटेक्ट द बेसिक फ्रीडम एंड वेलबींग नेसेसरी फॉर ह्यूमन एजेंसी। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? ये स्टेटमेंट गिबन्स ने दिया है। आपको ये स्टेटमेंट जो है नोट कर लेना है। लीगल और पॉजिटिविस्ट थ्योरी।
अगर लीगल और पॉजिटिविस्ट थ्योरी की मैं बात करूं तो लीगल और पॉजिटिविस्ट थ्योरी हम लोगों ने जूरिस्प्रूडेंस में भी पढ़ा है, जहां पर ये थ्योरी के प्रोपाउंडर थे ऑस्टिन, बेंथम और हार्ट। इस थ्योरी के अंदर में इन्होंने ये नहीं बोला है कि ह्यूमन राइट्स को की जरूरत क्यों होती है, किसी भी ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन राइट्स की क्यों जरूरत होती है। उन्होंने बस ये बोला कि ह्यूमन राइट्स को स्टेट बेटर तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता है। इट केम एज अ रिएक्शन अगेंस्ट नेचुरल राइट थ्योरी। It says existence and enjoyment of fundamental rights they can be better maintained and practiced by state rather than by individual himself। ये बात सही है कि स्टेट द्वारा आप बेटर प्रोटेक्ट कर सकते हो ह्यूमन राइट्स को rather than इंडिविजुअल, क्योंकि स्टेट के पास में वो पावर्स होती है जो इंडिविजुअल के पास में नहीं होती है। राइट्स आर क्रिएटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉज। इफ अ राइट इज नॉट रिटन इन लॉ इट डज नॉट लीगली एग्जिस्ट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो राइट है जब तक आप उनको लॉ, जब किसी भी राइट को आप लॉ में क्रिएट के अंदर कन्वर्ट नहीं कर देते और वो केवल एब्स्ट्रैक्ट तरीके से ही रहता है, तब तक उसको कोई भी फॉलो नहीं करता। मेन आइडिया, नो राइट एग्जिस्ट विदाउट लीगल रिकॉग्निशन बाय द स्टेट। सपोर्टर ऑफ दिस थ्योरी कौन कौन है सपोर्टर? हॉब्स, बेंथम एंड ऑस्टिन। तो ये तीनों के तीनों जो थे, ये तीनों के तीनों सपोर्टर ऑफ दिस थ्योरी इज हॉब्स, बेंथम एंड ऑस्टिन। राइट आर प्योरली यूटिलिटेरियन कंसेप्ट। यूटिलिटेरियन का कंसेप्ट किसने दिया है? बेंथम ने। राइट्स एंड रेगुलेशन आर नेसेसरी फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वंस राइट। हिस्टोरिकल थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन राइट्स आर द रिजल्ट ऑफ हिस्टोरिकल इवोल्यूशन स्पेशली थ्रू स्ट्रगल लाइक रिवॉल्यूशंस एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स। मेन आइडिया, राइट्स डेवलप ओवर टाइम बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल नीड्स एंड एक्सपीरियंसेस। तो हिस्टोरिकल थ्योरी ने भी ये नहीं बोला है कि ह्यूमन राइट्स की जरूरत क्या है, उसने बस ये बात बोली है कि ह्यूमन राइट्स जो है ओवर द पीरियड ग्रो किए गए। हमको ओवर द पीरियड ये समझ में आया कि किसी भी पर्टिकुलर पीरियड के अंदर किसी भी तरह का जो रिवॉल्यूशन हुआ, उस रिवॉल्यूशन के पीछे की जो एक कहानी थी, जहाँ पर किसी स्टेट ने या फिर किसी भी इंडिविजुअल या किंग ने जो सिटीजन्स थे उनके ऊपर टॉर्चर किया, उनके ऊपर एट्रोसिटीज की, तो उनके बेसिस पे फर्दर ह्यूमन राइट्स जो है वो डेवलप होते गए कि इन सब चीजों से हमको बचने के लिए कुछ पर्टिकुलर राइट्स की जरूरत है। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल थ्योरी ये नहीं हमको बताती कि ह्यूमन राइट्स की जरूरत क्यों है, बस ये कहती है कि ह्यूमन राइट्स जो है हिस्टोरिकल इवोल्यूशन का एक तरह से प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है सोशियोलॉजिकल थ्योरी। राइट्स कम फ्रॉम द सोशल स्ट्रक्चर एंड नीड्स ऑफ द सोसाइटी। दे आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट बट मोस्ट सूटेड द कल्चर एंड सोशल एनवायरनमेंट। की जो राइट्स है वो सोशल स्ट्रक्चर एंड नीड्स ऑफ द सोसाइटी के अकॉर्डिंगली इवॉल्व होता है। दे आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट बट मस्ट सूट द कल्चर एंड सोशल एनवायरनमेंट। की आप रेंडमली कोई भी राइट्स नहीं क्रिएट कर देते। आपका जो राइट होता है वो कल्चर और सोशल एनवायरनमेंट के हिसाब से होता है कि सोसाइटी को जिस भी राइट की जरूरत है सोसाइटी वो राइट्स क्रिएट कर देती है। और सोशियोलॉजिकल थ्योरी ये साफ साफ बोलती है कि सोशल स्ट्रक्चर और सोसाइटी के बेसिस पे ही ह्यूमन राइट्स जो है इवॉल्व होते हैं। राइट शुड रिफ्लेक्ट द रियल कंडीशन एंड नीड्स ऑफ द सोसाइटी। Enjoyment of social and individual rights, there must be proper reconciliation between well-being of majority and individual। की किसी भी राइट्स को अच्छे से एक्सरसाइज करने के लिए मेजोरिटी और जो माइनॉरिटी है उन दोनों के बीच में एक अच्छा तालमेल होना चाहिए, तब जाके आप किसी भी राइट को अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हैं। एट्थ है लीगल रियलिस्टिक थ्योरी। इट ओरिजिनेटेड रिसेंटली इन यूएसए। इट सेज द एक्सपेंशन ऑफ रेगुलेटरी एक्टिविटीज फॉलोड बाय प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, न्यू डील पॉलिसी। Supporter of this theory are Carl Lewin and Roscoe Pound. It says rights are the end product result of both the interaction of prevailing moral values of society and broad-based international sharing of values। ये थ्योरी क्या बात कर रही है कि ये थ्योरी भी एक तरह से हिस्टोरिकल थ्योरी की तरह ही बात कर रही है कि जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस में चल रहा है या फिर जो भी अमंग द नेशंस जो भी रिलेशंस रहे थे, चाहे हम बात कर रहे हैं लास्ट 100 ईयर में जो भी वर्ल्ड वॉर हुई थी, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर, तो हम इन पीरियड के अंदर ये देखते हैं कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर इश्यूज है जिनको उस पर्टिकुलर टाइम तक एड्रेस नहीं किया गया था। तो उसी लिए ह्यूमन राइट्स का जो कंसेप्ट है आपके लिए इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के एरिया के अंदर आप नंबर ऑफ राइट्स डिफाइन कर सकते हो। और वहां पे ये जो नंबर ऑफ राइट्स जो डिफाइन होते हैं ये किसके बेसिस पे होता है? ये सोसाइटी के वैल्यूज के बेस पे होता है और इंटरनेशनल शेयरिंग ऑफ वैल्यूज की इंटरनेशनल रिलेशंस अमंग द नेशंस के अकॉर्डिंगली आपकी जो राइट्स है वो इवॉल्व होते हैं। It says human rights are nothing but manifestation of an ongoing process rather than a theoretical concept। की ह्यूमन राइट्स जो है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस का प्रोडक्ट है rather than कोई भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट। नेक्स्ट है हमारी मार्क्सिस्ट थ्योरी। इट सेज राइट इज ए बोर्जियस कंसेप्ट। बोर्जियस का मतलब क्या हो गया? मिडिल क्लास या फिर वर्किंग क्लास।
के अगेंस्ट जो राइट्स होते हैं उनको मतलब राइट्स करार कर दिया जाता है। राइट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, इट हैज बीन डिजाइंड टू मेंटेन एंड रीइंफोर्स प्रीडोमिनेंट पोजीशन ऑफ ए रूलिंग क्लास। ये जो राइट्स है उसको क्यों प्रोवाइड किया जाता है, उसको इतनी वैलिडिटी क्यों दी जाती है, ताकि वो रूलिंग क्लास की पोजीशन को क्या कर सके, रूलिंग क्लास की पोजीशन को बनाए रख सके। State is a coercive agency and law is a tool of state to perpetuate and safeguard the interest of dominant group of society। जो state है वो एक coercive agency है और वो क्या करती है, safeguard करती है interest of dominant group of society की। सोसाइटी के अंदर जो भी डोमिनेंट ग्रुप है उसके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए स्टेट जो है राइट्स को यूज में करती है। इट सेज देयर मस्ट बी क्लासलेस सोसाइटी, नॉट रिच नो पुअर, ओनली देन द राइट्स कैन एग्जिस्ट सो फ्लोरिश। तो यहाँ पे मार्क्सिस्ट थ्योरी ने ये नहीं बताया कि ह्यूमन राइट्स क्यों इतनी कि ह्यूमन राइट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, उसने बस ये बताया कि ह्यूमन राइट्स को आपको किस तरीके से यूज करना चाहिए, जहाँ पे कोई भी रिच नहीं होना चाहिए और कोई भी पुअर नहीं होना चाहिए, एक इक्वलिटी रहनी चाहिए, और साथ ही साथ क्लास सेक्शन की जो सोसाइटी है वो क्रिएट होनी नहीं चाहिए। सब्जेक्ट ऑफ दिस थ्योरी आर सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। ह्यूमन राइट्स एज ए टूल शेप्ड बाय इकोनॉमिक सिस्टम, इट क्रिटिक्स लिबरल राइट्स फॉर इग्नोरिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड प्रोटेक्टिंग कैपिटलिस्टिक इंटरेस्ट। Human rights are tools shaped by economic system. It critiques liberal rights for ignoring economic inequality and protecting capitalist interest। तो यहाँ पे मार्क्स जो है ह्यूमन राइट्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स के अंदर ऐसे कुछ राइट्स है जो ध्यान नहीं देते, इसके ऊपर इकोनॉमिक इक्वलिटी पे ध्यान नहीं देते और प्रोटेक्ट करते हैं कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट को। और रियल राइट्स किसको कहा गया है यहाँ पे, रियल राइट्स उनको कहा गया है जो इकोनॉमिक इक्वलिटी बनाए रखे सोसाइटी में और क्लास एक्सप्लॉयटेशन को रोके। विल थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉरल रिलेटिविज्म और यूटिलिटेरियन बेंथम ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं काइंड ऑफ ह्यूमन राइट्स की, कि ह्यूमन राइट्स जो है उसके कितने काइंड्स हैं। टोटल 4 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, लेकिन इनिशियली केवल 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ही रिकॉग्नाइज किए थे। कॉल वॉर्स ने 1979 के अंदर प्रपोज किया था ह्यूमन जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एट द इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन स्ट्रैटसबर्ग। लुइस बी सोहन का भी नाम लिया जाता है कि उसने भी क्लासिफाइड किए थे ह्यूमन राइट्स इनटू 3 कैटेगरीज। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए यूसीनेट के अंदर तो आपको कार्ल मार्क्स को ही यहाँ पे चूज करना है। It traces the chronological evolution of human rights as an echo to the cry of French Revolution, liberty, freedom, civil and political or first generation rights, equality, equality, socio-economic और second generation rights, and fraternity, solidarity, collective और third generation rights। तो कार्ल मार्क्स ने पिछले 200 साल के अंदर हुए रिवॉल्यूशन को स्टडी किया, उसके बेसिस पे उसने वो इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि बेसिकली ह्यूमन राइट्स के अंदर केवल 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ही क्लासिफाइड है। जो पहला है वो कौन सा है, लिबर्टी, जिसको सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स भी कहा गया है, और आप उसको फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी कह सकते हैं। सेकंड है इक्वालिटी, इक्वलिटी, जिसको सोशो इकोनॉमिक और सेकंड जनरेशन ह्यूमन राइट्स कहा गया है, और थर्ड है फ्रेटर्निटी, जिसको सॉलिडरिटी, कलेक्टिव और थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स कहा गया है। तो इन सारे ह्यूमन राइट्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जनरेशन राइट्स आर कॉल्ड सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जो कि लिबर्टी से डिराइव हुआ है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। मेजर फ्रेंच रिवॉल्यूशन को आपको ध्यान देना है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट या फिर 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, सेकंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो कहाँ से डिराइव हुआ है, तो आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन यहाँ पे चूज करना है। फर्स्ट जनरेशन राइट्स प्लेस नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट। जो फर्स्ट जनरेशन राइट है वो नेगेटिव ऑब्लिगेशन जो है स्टेट के ऊपर क्रिएट करते हैं। आर एस्टैब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्ना कार्टा। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आर द सोर्सेज ऑफ दीज राइट्स। जो इंटरनेशनल कोवेनेंट है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये सोर्सेज है किसके, फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के। कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ लॉ ऑफ मैनकाइंड ऑफ ऑल जस्ट कॉजेंस। जस्ट कॉजेंस मैंने आपको इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें मैंने जस्ट कॉजेंस के बारे में डिस्कस किया था कि जस्ट कॉजेंस वो प्रीएम्प्टरी नॉर्म है जिसके अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ के अंदर कोई भी ट्रीटी या कन्वेंशन या लॉ आप नहीं बना सकते। अब आईसीसीपीआर की मैं अगर बात करूं तो फर्स्ट जनरेशन राइट को रिकॉग्नाइज कर लिया गया है आईसीसीपीआर के अंदर।
जहां पर 16 दिसंबर 1966 को अडॉप्ट किया था और इन्फोर्स कब हुआ था आईसीसीपीआर 23 मार्च 1976 को। आईसीसीपीआर की डेफिनेशन का इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। अब अगर हम सिविल राइट्स की बात करें तो सिविल राइट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, दे रिफर टू द फ्रीडम, केवल सिविल राइट्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अगर सिविल राइट्स के अंदर अगर हम बात करें तो दे रिफर टू द फ्रीडम एंड प्रोटेक्शन दैट एन इंडिविजुअल हैज अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड अदर इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल की फ्रीडम को बरकरार रखने के लिए और उसको उसके एक्शंस को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमको जो है सिविल राइट जो है दिए गए हैं। अब उस these rights ensure that people can live freely and without any interference, कि किसी भी ह्यूमन राइट्स, किसी भी ह्यूमन के राइट्स या फिर एक्शंस को किसी भी तरीके से कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी अथॉरिटी क्या नहीं कर सकती है, वायलेट नहीं कर सकती है, और उसके राइट्स को और एक्शंस को प्रोटेक्ट करने के लिए सिविल राइट्स हमको प्रोटेक्ट दिए गए। इसमें कौन इसके एग्जांपल के सिविल राइट्स है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी, राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, equality before law, freedom of religion, property rights, right to trial, no torture, slavery, inhuman treatment, arbitrary arrest। ये सारे के सारे एग्जांपल है सिविल राइट्स के। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल राइट्स की। दे इंश्योर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल प्रोसेस लाइक वोटिंग एंड रनिंग फॉर ऑफिस। ये पॉलिटिकल राइट्स भी एक तरह से नेगेटिव ड्यूटी निभाते हैं कि जहाँ पे आप पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर अपना योगदान दे सके और उस पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के लिए, उस पार्टिसिपेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको पॉलिटिकल राइट्स यहाँ पे दिए गए। फॉर एग्जांपल राइट टू वोट, फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड वॉलंटरी एसोसिएशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन वंस सोसाइटी। अब हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन राइट्स की। सेकंड जनरेशन राइट्स आर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, जो कि इक्वलिटी से डिराइव हुआ है। Second generation rights place positive obligation on states. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights are adopted by UN General Assembly on 16 December 1966. ICCPR और ICESCR भी 16 दिसंबर 1966 को अडॉप्ट हुए थे, लेकिन इन्फोर्समेंट की जब बात आती है तो 3 जनवरी 1976 के दिन जो ICESCR है वो इन्फोर्स हुए थे, वहीं 23 मार्च 1976 के दिन ICCPR जो है इन्फोर्स हुए थे। अगर मैं सोर्स ऑफ ओरिजिन की बात कर लूं तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और रशियन रिवॉल्यूशन जो है मेजर सोर्सेज है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के। अगर मैं स्पेसिफिक इकोनॉमिक राइट की बात करूं तो दीज राइट इंश्योर एक्सेस टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड द अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट सपोज अ पर्सन्स लाइवलीहुड। कि इकोनॉमिक रिसोर्स और इकोनॉमिक रिसोर्स के बीच में इक्वलिटी रखने के लिए कि किसी भी इंडिविजुअल को कुछ कोई भी चीज एक्स्ट्रा प्रोवाइड नहीं, कोई भी इकोनॉमिक प्रिविलेज नहीं प्रोवाइड करनी है, वहीं पर किसी दूसरे पर्सन को आप इकोनॉमिक रिसोर्स से वंचित नहीं रख सकते। इसमें अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो राइट टू वर्क, राइट टू फेयर वेजेस, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू हाउसिंग और एडुकेट लिविंग स्टैंडर्ड और सोशल सिक्योरिटी नेट, ये सब कवर होते हैं इकोनॉमिक राइट के अंदर। सोशल राइट्स की अगर बात की जाए तो दीज इंश्योर्स इंडिविजुअल हैव एक्सेस टू द बेसिक सोशल सर्विसेज दैट आर नेसेसरी फॉर लिविंग अ डिसेंट एंड डिग्निफाइड लाइफ। डिसेंट और डिग्निफाइड लाइफ को जीने के लिए आपको सोशल राइट्स कन्फर कर दिए जाते हैं। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एक्सेस हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, शेल्टर एटसेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ सोशल राइट्स। कल्चरल राइट्स की अगर बात की जाए तो दीज इंश्योर इंडिविजुअल कैन फ्रीली पार्टिसिपेट एंड एंजॉय देयर कल्चर, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन। सो आपके कल्चर, लैंग्वेज और ट्रेडिशनल को प्रोटेक्ट करने के लिए कल्चरल राइट्स जो आपको कन्फर किए जाते हैं। राइट टू एस्टैब्लिश कल्चर इंस्टीट्यूशन, राइट टू सेलिब्रेट कल्चरल इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स। अदर मिसलिनियस जो कि कल्चरल, सोशल और इकोनॉमिकल के अंदर इंक्लूडेड, राइट टू वर्क इन जस्ट एंड फेवरेबल कंडीशन, राइट टू एन एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट टू पेंशन, राइट टू यूज माइनॉरिटी लैंग्वेज, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, राइट टू अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। तो ये सारे आपके सेकंड जनरेशन ऑफ राइट्स के अंदर आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं थर्ड जनरेशन राइट्स की तो कलेक्टिव, दीज आर कलेक्टिव राइट्स, फ्रेटर्निटी राइट्स या फिर सॉलिडेरिटी राइट्स। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपको तीन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर आपको जो मोटो है वो क्या है, इक्वलिटी, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो फ्रेटर्निटी जो आपका थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, जहां पर कलेक्टिव राइट्स जिसको रिकॉग्नाइज, जहां पे कलेक्टिव राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है, केवल आप इंडिविजुअल तक सीमित नहीं हो, अब आप एक सोसाइटी और आप एक बड़े नमाज पॉपुलेशन के लिए भी आपको पर्टिकुलर राइट्स को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। उसके अंदर कौन कौन सा एग्जांपल आ जाएंगे हमारे, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी,
सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये सारे जो राइट्स हैं हमारे मेजर कलेक्टिव राइट्स कहलाते हैं। Broad class of rights that have gained acknowledgement in international agreements and treaties but are more doubted than the first two generation of rights की जो थर्ड जनरेशन ऑफ राइट्स है उसको इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया था लेकिन कंपैरेटिवली इसको सेकंड पेडिस्टल पे लगा था, फिर उसकी लेस इंपॉर्टेंस थी कंपैरेटिवली जो शुरू के दो जनरेशन ऑफ राइट्स थे। डॉक्यूमेंट्स एडवांसिंग इन एस्पिरेशन सच एज 1992 रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट एंड द 1992-1994 ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिजिनियस पीपल राइट्स। तो इन दोनों डिक्लेरेशन के अंदर आप सोशल सिक्योरिटी थर्ड जनरेशन ऑफ कलेक्टिव राइट्स को देख सकते हैं जहां पे एनवायरनमेंट के बारे में सोचा है, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है केवल एक पर्सन का मुद्दा नहीं है, मास पॉपुलेशन का ये मुद्दा है। वहीं अगर ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिजिनियस पीपल राइट्स की बात की जाए तो जो भी इंडिजिनियस है, जो भी ट्राइबल समुदाय और इंडिजिनियस प्रिमिटिव सोसाइटीज के जो भी ट्राइबल पीपल है उन लोगों के लिए ये ड्राफ्ट क्रिएट किया गया था। तो ये भी एक कलेक्टिव राइट्स के अंदर का एक एग्जांपल है। कलेक्टिव राइट्स आर आल्सो नोन एज ग्रुप राइट्स। These rights are held by a group as a whole rather than individual by its member. In contrast, individual rights are the rights that a single person enjoy in their personal capacity. These rights are made to protect the identity, culture, land, language and interest of communities. तो जो collective rights है वो क्या protect करते हैं? वो identity protect करते हैं, culture protect करते हैं, land, language and interest of communities. अगर मैं example की बात करूँ तो कौन-कौन से examples आते हैं collective rights में? Right to self determination, राइट टू इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट जो कि कहीं ना कहीं ओवरलैप कर रहा है अपने सेकंड जनरेशन ऑफ राइट से। राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, राइट टू पीस, राइट टू शेयर इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, राइट टू कम्युनिकेशन एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, नेचुरल रिसोर्सेज, पार्टिसिपेशन इन कल्चरल हेरिटेज, इंटरजनरेशनल इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी, सारे के सारे अगर आप देखेंगे तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्टली एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। राइट टू इंडिजिनियस पीपल टू देयर लैंड एंड रिसोर्स, इंडिजिनियस ट्राइबल नेटिव कम्युनिटीज हैव द राइट टू प्रोटेक्ट देयर लैंड, फॉरेस्ट एंड नेचुरल फॉरेस्ट। राइट टू कल्चरल आइडेंटिटी, कम्युनिटीज हैव द राइट टू प्रिजर्व एंड प्रमोट देयर लैंग्वेज, ड्रेस, ट्रेडिशन एंड रिलीजियंस। और फोर्थ हमारा है ह्यूमन राइट्स रिलेटेड टू न्यू टेक्नोलॉजीज की भी, जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज जो है डेवलप हो रही है सोसाइटी के अंदर, उनके ऊपर अगर किसी भी तरह का प्रोटेक्शन हमको प्रोवाइड कराने की जरूरत है तो उसको फोर्थ जनरेशन ह्यूमन राइट्स कहा गया है।